इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर प्रशांत ढोके। आप एक कैंसर स्पेशलिस्ट हो और प्लस कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हो। नमस्कार। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दिनों दिन ये देखा जा रहा है कि ओरल कैंसर्स के प्रॉब्लम काफी बढ़ रहे हैं, लोगों में एक अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल सही। तो आप ये बताइए कि लोग गुटखा खाते, तंबाकू खाते या अपना स्मोकिंग करते, तो उसको किस तरह के कैंसर होते हैं, ओरल कैंसर से संबंधित किस तरह की बीमारियां होती है, उस बारे में आप बताइए। जी, सबसे पहले देखा जाए तो अक्सर ये देखा गया है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उनमें टोबैको और टोबैको रिलेटेड जो भी है, जैसे खर्रा, गुटखा और स्मोकलेस और विथ स्मोक, दैट इज सिगरेट, बीड़ी, ये भी इसमें समाविष्ट है। तो इन सभी का जो कंजम्पशन है वो दिन ब दिन युवा पीढ़ी में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसके लिए जो टोबैको रिलेटेड है तो उससे जो कैंसर होते हैं, जैसे मुख का कैंसर हो गया, ज़बा का कैंसर हो गया, गले के अंदर का कैंसर हो गया। उसके बाद बारी आती है कि जो स्मोकिंग के साथ में होता है तो उससे लंग कैंसर ये इसमें जनरली इन्वॉल्व होता है। इतना ही नहीं, हमें इतनी जानकारी है कि स्मोकिंग करने से केवल या टोबैको लेने से केवल गले का या मुंह का होता है। इतना ही नहीं, तो जो यूरिनरी ब्लैडर है और सर्विक्स कैंसर भी इसमें समाविष्ट होते हैं। जैसे स्मोकिंग से और एक कहेंगे तो जो अन्न नलिका होती है तो उसका भी कैंसर जनरली होता है। सर, ये जो ओरल कैंसर एक बार डिटेक्ट होते हैं तो आप ये बताएं उसके मुख्यतः कॉजेस क्या होते हैं, क्या लक्षण पेशेंट में दिखाई देते हैं? हाँ, उस बारे में जैसे अगर कोई व्यक्ति टोबैको या टोबैको रिलेटेड चीज़ों का सेवन कर रहा है तो तुरंत के तुरंत तो ये बीमारी नहीं होती है, इसमें कई साल लग सकते हैं। जैसे कि अगर कोई शुरुआत करता है 20वें 25वें साल में अगर उम्र की शुरुआत की गई है तो ये धीरे धीरे ये वहाँ पर बदलाव आना चालू हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि मुंह के अंदर थोड़ा सा छाला वगैरह आना, छाला आता है, छाला ठीक हो जाता है शुरू की अवस्था में, छाले आते हैं, ठीक होते हैं। तो इस छाले आना और ठीक होना, इसमें होता क्या है कि वहाँ का जो म्यूकोजा है थोड़ा सा हार्ड होने लगता है और फिर उस जो हार्डनेस है उसको बोला जाता है कि सब म्यूकस फाइब्रोसिस। पहली अवस्था आ गई सब म्यूकस फाइब्रोसिस। अगर इसी अवस्था में अगर तंबाकू और तंबाकू रिलेटेड पदार्थों का सेवन अगर जारी रहता है तो ये अवस्था आगे बढ़ जाती है और एक मुंह के अंदर ऐसा छाला आता है जो कि ठीक नहीं होता। फिर सब म्यूकस फाइब्रोसिस के बाद अपन आएंगे कार्सिनोमा इन सीटू, मतलब शुरू की अवस्था में। यहाँ पर भी अगर तंबाकू का सेवन रोका जाता है तो हम इस पे कुछ हद तक काबू पा सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। एक बार जो लत लग जाती है वो इतने आसानी से नहीं छूटती है। तो ये आदत अगर आगे जारी रहती है तो एक दिन ये कार्सिनोमा इन सीटू फ्रैंक कैंसर में ये परावर्तित हो जाता है। सर, आमतौर पे ये भी देखा गया कि कैंसर बोले तो फियर पैनिक लोगों के मन में आ जाता है जी, और कई तरह के मिथ्स भी है। बिल्कुल, बहुत। तो यदि ओरल कैंसर किसी को होता है और यदि वे आपके यहाँ प्राइमरी स्टेज में यदि आता है पेशेंट, तो किस तरह से आप उसका डायग्नोसिस करते हैं? जैसे बायोप्सी से भी काफी लोग डरते हैं। बिल्कुल, उस बारे में आप बताइए। जनरली क्या होता है, लोग डरते तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये तंबाकू और तंबाकू रिलेटेड जो पदार्थ है उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो जाते। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर समझो प्रारंभिक अवस्था में है, जैसे सब म्यूकोस फाइब्रोसिस के तौर पर हमारे पेशेंट हमारे पास अगर आता है तो हम उसे पहले तो तंबाकू या तंबाकू रिलेटेड जो भी पदार्थ है उनको बंद करने की पहले सलाह देते हैं। तो उसको छुड़वाने के लिए उसकी काउंसलिंग वगैरह है या अल्टरनेटिव जो उसके लिए जो आते हैं जिससे हम उसकी आदत छुड़वा सकते हैं, इसके लिए हम पहले प्रयास करते हैं। अगर कोई मरीज बीमारी के साथ ही आ जाता है, मतलब सब म्यूकोस फाइब्रोसिस, कार्सिनोमा इन सीटू और उसके बाद में फ्रैंक कैंसर होता है, अगर आता है तो शुरू में हमें उसमें बायोप्सी करनी पड़ती है। बायोप्सी को लेके बहुत से मतलब मिसकंसेप्ट्स फैले हुए हैं। तो सबसे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कैंसर का हमें अगर डायग्नोसिस करना है तो उसमें बायोप्सी ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। उसके बिना हम मरीज को ये बीमारी है ऐसा बोल ही नहीं सकते, और अगर हम बोल नहीं सकते तो उसका ट्रीटमेंट भी हम नहीं कर सकते कि जब तक हमारे पास बायोप्सी की रिपोर्ट नहीं है। बायोप्सी की रिपोर्ट प्रूव होने के बाद ही कोई भी इलाज आगे किया जाता है। प्रारंभिक अवस्था में अगर कैंसर है तो उसका सबसे बेहतरीन इलाज होता है ऑपरेशन करवाना। शल्य चिकित्सा से उस बीमारी को शरीर से बाहर किया जाता है। फिर जो पैथोलॉजी की रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के आधार पर हम आगे निर्धारित करते हैं कि इस मरीज को आगे कीमोथेरेपी लगेगी या इसमें रेडियोथेरेपी लगने वाली है या नहीं।
अगर शुरू की अवस्था है, जैसे स्टेज 1 है, स्टेज 2 तक है, तो ऑपरेशन या सर्जरी जो है बहुत सही तरीके से की जा सकती है और चेहरे की ज़्यादा मतलब जो डिस्फिगरमेंट जिसे आप कहोगे, चेहरे में ज़्यादा बदलाव न होते हुए ऑपरेशन किया जा सकता है। लेकिन जैसे स्टेज 3rd 4th पे आता है तो काफ़ी बड़ा हिस्सा चेहरे का निकाला जाता है सर्जरी में, या कभी कभी हो सकता है कि स्टेज ज़्यादा होने के कारण हम वो बीमारी इसको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन उपाय है कि अगर आपको तंबाकू या उसके पदार्थों की लत है, आदत है, तो पहले उसे छोड़ना ज़रूरी है। अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं और उससे आपको बीमारी उत्पन्न हो रही है तो तुरंत आपको विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए और बायोप्सी से न डरते हुए उसका डायग्नोसिस कंफर्म कर लेना चाहिए। सर ये भी देखा गया कि युवाओं की जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक तरह से उनकी जीवन शैली ऐसी है कि यदि ये सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस के पहले यदि पेशेंट डायग्नोसिस भी होते हैं, प्राइमरी स्टेज में भी आते हैं, तो काफी लोग उसको निग्लेक्ट करते कि होगा, देखा जाएगा। ऐसे वो स्थिति में होती, मनस्थिति में बिल्कुल सही। यदि ये सारी चीजें प्रक्रिया एडवांस स्टेज में जब आ जाती है तो उसका इफेक्ट अपने बॉडी के और भी ऑर्गन्स में किस तरह से स्प्रेड होता है, उस बारे में बताइए। अब जैसे तंबाकू, अपने एक उदाहरण पे तौर लेते कि किसी को तंबाकू की लत है। तंबाकू से होता क्या है कि शुरू में जैसे अपने सबम्यूकोस फाइब्रोसिस में होता क्या है कि अपना जो माउथ ओपन होता है, जनरली 4 से 5 फिंगर तक माउथ ओपनिंग होती है नॉर्मल व्यक्ति की, जिसको किसी चीज़ की लत नहीं है। धीरे धीरे क्या होता है कि 3 उंगलियां जाना पॉसिबल होता है, फिर 2 उंगलियां, और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि मुंह का खुलना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें सबसे पहले होता है कि ये जो चीज़ें हैं उनको हमें बंद करने की ज़रूरत होती है। सबम्यूकोस फाइब्रोसिस भी अगर उस स्टेज पे भी हम ये तंबाकू बंद करते हैं तो भी कुछ हद तक हमें सुधार होने के चांसेस है। अब जैसे तंबाकू से केवल मुख का ही नहीं, जैसे तंबाकू से जैसे अन्न नलिका जो है या पेट का है, इस पे भी होने की संभावना होती है। प्रशांत सर, चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि जो व्यक्ति नॉन एडिक्ट है, जिनको किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं है, तंबाकू नहीं खाता, ऐसे जो व्यक्ति है जी, तो उनको भी देखा गया कि मतलब डेंटल इन्फेक्शंस की वजह से या पाइनिया की वजह बिल्कुल से, मौसूड़े गम्स के प्रॉब्लम की वजह से भी ये सबके सबम्यूकोस फाइब्रोसिस होने के चांस होते हैं जी। तो ये किस तरह से होता है? हाँ, मैं इस पे थोड़ा सा विस्तारित में आपको बताना चाहूँगा। तंबाकू, मुख कैंसर का तंबाकू ये तो कारण है ही है। अब इसके साथ में दूसरा जो और एक कारण आता है, जो तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं, तो पहला तो तंबाकू हो गया, उसके बाद में शार्प टीथ मतलब नुकीले दांत मुंह के अंदर होना या आड़े टेढ़े दांत मुंह के अंदर होना, ये भी एक मुख्य कारण है। उसके बाद में हमारे विदर्भ में एक ये बात है कि हमारे विदर्भ में तीखा बहुत खाया जाता है। अगर हम बहुत बार बार मसाले वाले पदार्थ या तीखे पदार्थ, स्पाइसी फूड अगर हम खा रहे हैं, जंक फूड्स अगर हम खा रहे हैं, तो भी ये मुख कैंसर के लिए एक कारण हो सकता है। तीसरी बात, अब जैसे दांत का इन्फेक्शन वगैरह है, उसके साथ साथ में एक वायरस है जो गले का कैंसर मतलब उससे हो सकता है, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये तो महिलाओं में जो गर्भाशय होता है उस कैंसर के लिए ये जनरली कॉज करते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रेन्स वायरस की ऐसी भी हैं जो गले का कैंसर कॉज कर सकते हैं। सर, काफ़ी लोगों के मन में एक संभ्रम रहता है जब एडवांस स्टेज में यदि आ जाता ओरल कैंसर का पेशेंट, तो उनको रेडिएशन कीमोथेरेपी की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो काफ़ी लोगों के मन में रहती, काफ़ी वेदनादायक रहती है, काफ़ी दर्द होता है। जी जी। तो आप बताइए, कुछ एडवांसमेंट आया हुआ है कि उस बार? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा सर आपने। एक्चुअली इसमें क्या है कि पहले ज़माने में कुछ मशीनें, जो कोबाल्ट मशीनें थी, वो बहुत अलग से थी। मतलब कोई भी कैंसर हो उसका तो सबसे पहला इलाज होता है सर्जरी। शुरू की अवस्था में बीमारी है तो सर्जरी करके हम उस बीमारी को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन अक्सर ये पाया जाता है कि शुरू की अवस्था में कुछ अलग ही ट्रीटमेंट लिए जाते हैं, प्रॉपर सर्जरी की ओर व्यक्ति नहीं बढ़ता। दिल में डर होता है, इसके कारण हो, या कोई बता देता है कि सर्जरी मत करो, तकलीफें ज़्यादा है, तो व्यक्ति पहले इलाज के लिए नहीं निकलता। लेकिन मेरी सलाह सबसे ये रहेगी कि आप विशेषज्ञ का ओपिनियन ज़रूर लें। अगर शस्त्रक्रिया या सर्जरी हो जाती है तो सर्जरी अवश्य कर लेनी चाहिए, ताकि उसी स्टेज में हम बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। यदा कदाचित सर्जरी अगर नहीं पॉसिबल है, नहीं हो रही है, तो उसके बाद में ट्रीटमेंट आती है रेडियोथेरेपी की। तो पुराने ज़माने में रेडियोथेरेपी लेने के लिए कोबाल्ट मशीनें थी, वो बहुत पुरानी मशीनें थी, तो उसमें जो नॉर्मल टिश्यू है उसको बचाने के लिए कोई भी तरीका उपलब्ध नहीं था। आजकल
ऐसी मशीनें बाजार में उपलब्ध है, अलग अलग टेक्निक्स अवेलेबल है, जैसे 3D CRT, IMRT, IGRT। ये जो मतलब 3D CRT मतलब उसमें 3 डायमेंशनली पेशेंट को ट्रीटमेंट दी जाती है, या 3 डायमेंशनल हम पूरा व्यू देख सकते हैं कि रेडिएशन कहाँ मिल रहा है, साइड इफेक्ट कहाँ कम रखने हैं। एक और तरीका इसके आगे का है इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन रेडियोथेरेपी। दैट मीन्स इसमें हम क्या करते हैं कि इंटेंसिटी को, जो रेडिएशन की इंटेंसिटी है, हमें जहाँ जितनी चाहिए उतनी हम मॉड्यूलेट कर सकते हैं। इसका फायदा पूछेंगे आप कि इंटेंसिटी मॉड्यूलेट करने से क्या होता है। अब जैसे देखा गया है कि जुबान का कैंसर है, हमें जुबान कैंसर को ट्रीट करना है, और उसके बगल में यहाँ पे जो लार ग्रंथियाँ होती है दोनों बाजू में मौजूद होती हैं। आज हमारे पास ऐसी तकनीक उपलब्ध है कि हम केवल जुबान को रेडिएशन देते हुए ये दोनों लार ग्रंथियों को हम बचा सकते हैं। उसके साथ साथ पीछे रीढ़ की हड्डी होती है जिसके अंदर अपने स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड को भी हम आसानी से बचा सकते हैं। दैट मीन्स हम मिनिमम साइड इफेक्ट के साथ में हम आज इलाज कर सकते हैं। इसीलिए मेरा सबसे यही सजेशन है कि ये जो कैंसर की ट्रीटमेंट है, इसका डर जो दिल से दिमाग से निकाल दे और ट्रीटमेंट के लिए आगे आए। अगर कुछ मुंह के अंदर प्रॉब्लम्स है तो विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत अच्छी सी टेक्निक्स, मशीनें, सारी चीजें उपलब्ध है। सर, जो पेशेंट दूर दराज के आपको लाइव देख रहे हैं और ऐसे पेशेंट जो मुख्य रूप से ग्रस्त है, ऐसे पेशेंट यदि आपके पास अप्रोच होते हैं, आपके क्लिनिक में अप्रोच होते हैं, तो आप ये बताइए किस तरह का एडवांस और स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उस बारे में थोड़ा बताइए। जी, सबसे पहले कोई भी बीमारी हो उसे प्रॉपरली डायग्नोसिस करना बहुत आवश्यक होता है। अगर हमारा डायग्नोसिस सही है तो हम इलाज सही से कर पाते हैं या उस ट्रीटमेंट का फायदा सही से होता है। अगर डायग्नोसिस सही नहीं है तो आगे का इलाज भी सही से नहीं हो पाता। तो मेरा जो क्लिनिक है, उस क्लिनिक में हम जो डायग्नोसिस है उसके ऊपर काफ़ी हम भार देते हैं कि प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाए। तो डायग्नोसिस के बाद में आता है ट्रीटमेंट पार्ट। तो डायग्नोसिस हम उसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि हमारा ट्रीटमेंट सही से आगे बढ़े। तो शुरू में अगर सर्जरी पॉसिबल है तो हमारे यहाँ सर्जरी भी हम पॉसिबल होती है। अगर सर्जरी लायक स्थिति नहीं है तो उसमें रेडिएशन और कीमोथेरेपी हम लोग प्लान करते हैं। या फिर अगर समझो सारी ट्रीटमेंट्स हो चुकी हैं, कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि ट्रीटमेंट से डर के या कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन लेके वो लोग इलाज करते हैं, तो उससे बीमारी आगे अगर ज़्यादा फैलती है तो पैलिएटिव केयर मतलब पेशेंट को कम से कम तकलीफ हो, ऐसी सुविधा भी हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि इतने आगे तक नौबत आने ही देनी नहीं चाहिए। सही समय पर सही जगह पे इलाज के लिए जाना चाहिए।